हेलो गाइज, और सब कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, फॉर डबल ट्यूब पैरेलल फ्लो एज वेल एज काउंटर फ्लो, पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, डबल ट्यूब पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर और डबल ट्यूब काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इनका लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टीएम, ठीक है, एलएमटीडी वैल्यू मैंने निकालने डेरिवेशन करा था उसका, ठीक है। अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए अलग अलग एलएमटीडी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई थी कि अगर डबल ट्यूब के अलावा अगर सेल एंड ट्यूब वाला हीट एक्सचेंजर है, अब सेल एंड ट्यूब में भी काफ़ी टाइप हैं उसके, या क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। तो उस केस में फिर हम अगर हमें मीन एलएमटीडी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो उस केस में हम एक टर्म आता है करेक्शन फैक्टर, ठीक है, करेक्शन फैक्टर। तो जो वो करेक्शन फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, करेक्शन फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं। तो अगर और कोई दूसरा केस है, कोई भी डबल ट्यूब पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के अलावा कोई दूसरा टाइप का हीट एक्सचेंजर है, तो उस केस में जो एलएमटीडी वैल्यू होगी, तो उस केस में जो एलएमटीडी वैल्यू होगी वो क्या होगी, करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मीन और एलएमटीडी वैल्यू फॉर काउंटर फ्लो फॉर डबल ट्यूब। तो कैसे निकालेंगे कि जो एलएमटीडी वैल्यू निकालनी है किसी भी दूसरे टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए, काफ़ी टाइप के हीट एक्सचेंजर होते हैं, केवल डबल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर थोड़ी होता है, सेल एंड ट्यूब होता है, क्रॉस फ्लो होता है, और सेल एंड ट्यूब में भी काफ़ी सारे टाइप होते हैं, क्रॉस फ्लो में भी कई सारे टाइप होते हैं, है नहीं। तो उसमें क्या होता है, करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, एलएमटीडी वैल्यू सेम टेम्परेचर, सेम जितने भी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेंगी, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड का सेम रहेगा, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, मास फ्लो रेट ऑफ कोल्ड फ्लूइड, दो सब कुछ सेम रहेगा, केवल एलएमटीडी वैल्यू जो चेंज होगी, केवल एलएमटीडी वैल्यू चेंज होगी। तो अब जैसे सेल एंड ट्यूब में हमको एलएमटीडी वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एलएमटीडी वैल्यू निकालो भाई, किसके लिए, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के लिए। तो आप क्या करोगे, वही जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी उसको एज इट इज लेंगे, और क्रॉस फ्लो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के केस में जो एलएमटीडी वैल्यू जैसे हम निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मूला आया था, क्या आया था फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला था, ठीक है, काउंटर फ्लो मान के, यही होता है ना काउंटर फ्लो के लिए, काउंटर फ्लो के लिए भी ये होता है, पैरेलल फ्लो के लिए भी ये होता है, पर वहाँ पर डेल्टा टी आई और डेल्टा टी अलग अलग होते हैं, तो हम काउंटर फ्लो मान के करते हैं, सेम वैल्यू जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है। तो काउंटर फ्लो के लिए हमने एलएमटीडी वैल्यू निकाल लिया, ठीक है, हम ये मानते हैं कि काउंटर फ्लो के लिए निकाल लें और डबल ट्यूब के लिए निकाल लिया। अब जो करेक्शन फैक्टर है, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि इतना करेक्शन फैक्टर है, या आपको ग्राफ दिया होगा, ठीक है, पर इतना लंबा जोड़ा आपको क्वेश्चंस अगर किसी भी एग्जाम में करेक्शन फैक्टर आपको वैल्यू डायरेक्ट दी होगी, क्योंकि इसका एक ग्राफ है, पैटर्न ग्राफ है इसका, कि अगर इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ होता है, पूरा एक एनालिसिस है, इस टाइप से करेक्शन फैक्टर निकालते हैं, ठीक। अब उतना डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, तो आपको करेक्शन फैक्टर की वैल्यू दी होगी, डेल्टा टीएम काउंटर फ्लो के लिए निकालेंगे, तो डेल्टा टीएम आपका किसका निकल जाएगा, कोई सा भी टाइप का जो क्वेश्चन में आपको हीट एक्सचेंजर दे रखा है, सेल एंड ट्यूब दे रखा है, क्रॉस फ्लो दे रखा है, क्योंकि जो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू है वो भी सबके लिए अलग होगी, क्रॉस फ्लो के लिए अलग होगी, सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है तो उसके लिए जो जितनी भी टाइप है उसके सबके लिए अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से एलएमटीडी वैल्यू निकल आएगी। फिर एलएमटीडी वैल्यू निकल आई, फिर आप क्या कर रहे हैं, यू ए डेल्टा टीएम, तो आपने क्या करा, एलएमटीडी वैल्यू निकाल दी, किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंजर हो, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कांस्टेंट है वो निकाल लो आप, क्योंकि है नहीं, या तो दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो आप क्वेश्चन में दिया होगा, ओके,
वरना कुछ ना कुछ तरीका उसका दिया हुआ ऐसे निकालना है। हीट ट्रांसफ़र, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको निकाल लोगे, क्योंकि आपको इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड सबके पता है, ठीक है। एनर्जी बैलेंस करके इनलेट आउटलेट टेम्परेचर निकल आएगा, क्योंकि इनलेट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर आपको पता है, मास फ्लो रेट आपको पता है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड आपको पता है, सब पता है। तो वहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकल आएगा। तो आपसे क्या फिर यहाँ से आप, क्योंकि आपको निकालने को क्या दिया होगा कि आपको क्या निकालना होगा, कि आपको निकालना होगा हीट एक्सचेंजर एरिया सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर कितना है। डिजाइन करते समय ऐसे तो देखते हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर आप निकाल लोगे। तो दो मेथड होते हैं हीट एक्सचेंजर की डिजाइन करने के, दो मेथड होते हैं। कौन कौन से? एक तो LMTD मेथड होता है और एक इफेक्टिवनेस NTU मेथड होता है। LMTD मेथड मैंने अभी जैसे निकालना बताया कि LMTD निकाल दिया। किसी भी टाइप की हीट एक्सचेंजर के लिए मैंने पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो के लिए इससे पहले वाले डेरिवेशन करवाया था, ठीक है। वो अब मैंने बता दिया कि कोई सा भी टाइप का हीट एक्सचेंजर हो तो ऐसे करके निकाल लो। अब निकाल लिया, LMTD वैल्यू आपने निकाल ली। अब मैंने कहा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि जो ये वाला केस होता है LMTD वाला केस, देखो दो केस होते हैं। पहला केस मैं बताता हूँ। पहला केस क्या है? पहला केस क्या है कि इस वाले केस में आपको सारे हीट मास फ्लो रेट दिया होगा, m.h/mc ये दिया होगा, U भी दिया होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी दिया होगा, ठीक है। और सारे टेम्परेचर दिए होंगे, इनलेट आउटलेट टेम्परेचर, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के, ठीक है। ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा। स्पेसिफिक हीट हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड की दी होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या निकालना होता है? सरफेस एरिया तो निकालना होता है। तो आप सरफेस एरिया, LMTD वैल्यू मैंने निकालना बता दिया। तो ये सब चीज़ें अगर आपको दी हैं तो पहला केस लगेगा, तो LMTD मेथड से आप निकालोगे। अगर ये सब चीज़ें वैल्यू आपको दी हैं तो LMTD मेथड आपका यूजफुल होगा, जहाँ से आप सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर निकाल सकते हो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर निकाल सकते हो, है नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर काउंटर फ्लो है, पैरेलल फ्लो है, स्पेसिफिक हीट आपको दी होगी, हीट ट्रांसफ़र आप, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? m.cph या तो हॉट फ्लूइड से कैलकुलेट कर लो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द कोल्ड फ्लूइड, ठीक है। या तो इस वाले से निकाल दो या इस वाले से, क्योंकि आपको मास फ्लो रेट हॉट फ्लूइड का दिया होगा, स्पेसिफिक हीट भी हॉट फ्लूइड की दी होगी, और इनलेट आउटलेट टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड सबके दिए होंगे। तो LMTD मेथड बेस्ट मेथड। तो सरफेस ये आ गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दिया होगा, डेल्टा TM मैंने निकालना बता दिया ऐसे करके, ठीक है। पैरेलल फ्लो के केस में भी, काउंटर फ्लो के केस में भी। तो इससे पहले वाला मेरा डेरिवेशन देख लेना, उसमें मैंने डेल्टा TM निकालना बताया था, ओके। तो ये तो हो गया, LMTD वैल्यू पता हो गई ना। चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई अब जब काउंटर फ्लो ऑफ पैरेलल फ्लो है, तो भाई पैरेलल फ्लो के लिए अगर मैं बात करूँ, ये पैरेलल फ्लो की बात कर रहा हूँ, ये तो पैरेलल फ्लो में LMTD वैल्यू कैसे निकालेंगे? THI, THE, TCI, TCE, पैरेलल फ्लो, ठीक है। तो डेल्टा TI क्या होगा यहाँ पर? THI माइनस TCI, और डेल्टा TE क्या होगा? THE माइनस TCE, क्योंकि LMTD वैल्यू है, ठीक है। LMTD वैल्यू डेल्टा TM ये वाला कैसे, ये क्या होता है? डेल्टा TI माइनस डेल्टा TE डिवाइडेड बाई ln डेल्टा TI डिवाइडेड बाई डेल्टा TE, ठीक है। तो ये पैरेलल फ्लो है, पैरेलल फ्लो, और कौन सा? डबल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर है, डबल ट्यूब। ये हमेशा ध्यान रखना, डबल ट्यूब। अगर आपको कुछ दूसरा टाइप का हीट एक्सचेंजर दिया होगा तो आप पहले क्या करोगे? LMTD वैल्यू निकालोगे काउंटर फ्लो के केस में, केवल काउंटर फ्लो के केस में, है नहीं? काउंटर फ्लो से ही वो सब दूसरा LMTD वैल्यू निकलेगा।
अब जैसे काउंटर फ्लो वाला दिया है, तो काउंटर फ्लो में क्या होता है, ये THI THE, ठीक है, ये ऐसे करके, ठीक है, और ये यहाँ TCI होता है, यहाँ TCE होता है, तो यहाँ डेल्टा TI क्या होगा, THI माइनस TCE, और डेल्टा TE क्या होगा, THE माइनस TCI। देखो डेल्टा TI यहाँ क्या है, THI माइनस TCE, यहाँ क्या है अलग, तो फॉर्मूला सेम है पर डेल्टा TI और डेल्टा TE की वैल्यू अलग अलग है काउंटर फ्लो के लिए। ओके, तो ये तो बात हो गई आपकी काउंटर फ्लो के केस में। अब देखो, तो जो जैसे मैंने बताया, तो एक बात और ध्यान रख लेना कि काउंट की जो LMTD वैल्यू होती है, LMTD वैल्यू जो होती है वो काउंटर फ्लो के केस में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर उसके बाद क्रॉस फ्लो के केस में होती है, फिर क्रॉस फ्लो, और सबसे कम किस में होती है, LMTD किस में निकल के आती है, पैरेलल फ्लो में, ठीक है। ओके, और किस समझे, चलो ये तो हो गया पहला मेथड कि इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, LMTD मेथड से। अब दूसरा मेथड जो है, उस वाले मेथड में क्या होगा, इफेक्टिवनेस NTU मेथड। इफेक्टिवनेस NTU मेथड, इफेक्टिवनेस NTU मेथड में अगर आपको, अब क्या होता है कि जैसे इफेक्टिवनेस NTU मेथड, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे आपको इसमें कौन कौन सी वैल्यू अगर आपको दी होगी तब निकाल सकते हो, मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का दिया होगा, ठीक है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट दिया होगा, ओके, और इसमें इनलेट टेम्परेचर या तो हॉट फ्लूइड का या कोल्ड फ्लूइड का, मतलब एग्जिट टेम्परेचर आपको हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों का नहीं दिया होगा, दोनों का नहीं दिया, केवल दो टेम्परेचर, वो भी इनलेट, वो भी ठीक है, हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के, ओके, ये दोनों दिए होंगे केवल, ये तो दिया होगा, ये भी दिया होगा, स्पेसिफिक हीट भी दिया होगा आपको, है नहीं, केवल इनलेट टेम्परेचर दिया होगा, और एरिया तो आपको दिया ही नहीं होगा, एरिया आपको दिया होगा, एरिया आपको दिया होगा, ओके, और ये सब स्पेसिफिक हीट आपको दी होगी, एरिया आपको दिया होगा, THI, तो आपको इसमें क्या फाइंडिंग करना होता है, इसमें क्या है कि आपको इसमें ये नहीं दिया होगा, ये तो निकाल नहीं सकते आप, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, है नहीं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैसे निकालोगे, एक ही तरीके से निकाला जा सकता था, क्या था वो कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। अब भाई ये तो निकल नहीं सकते क्योंकि दो इनिशियल टेम्परेचर THI और TCI दे रखा है। अब चलो ये तो आपको पता है, ये भी आपको पता है, अब ये आपको पता है, ये नहीं पता, ये आपको पता है, ये नहीं पता, तो आप रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको निकालना है यहाँ पर, और एग्जिट टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है। तो इससे भी डिज़ाइन होता है। उस वाले केस में आपको सरफेस एरिया पता था, उसमें उस वाले केस में आपको सब पता था टेम्परेचर, पर वहाँ पर आप सरफेस एरिया आपको निकालना होता है, तो वहाँ से आप सरफेस एरिया से, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता कि आप क्या करते, सरफेस एरिया निकाल देते, ठीक है, कि इतना सरफेस एरिया हमको रिक्वायरमेंट है, इतना टेम्परेचर है, इतना हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, इतना मास फ्लो रेट है, इतना स्पेसिफिक हीट है, तो इतना सरफेस, अब जब आप कैलकुलेट करते तो वहाँ से सरफेस एरिया निकल के आता, तो उतने सरफेस एरिया का आपको हीट एक्सचेंजर लगता। अब उतने सरफेस एरिया का आप हीट एक्सचेंजर फिर वहाँ से बनाते, डिजाइन करते, है नहीं, शुरुआत, ओके। तो वहाँ पर आपने क्या करा कि डबल ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है,
शुरुआत में ही आपने ले लिया कि इस टाइप का हीट एक्सचेंजर है, डबल ट्यूब, मतलब आपको वहाँ पर सबसे पहले तो आपको फाइंडिंग करनी पड़ेगी ना, बिना तो भाई उसमें सबसे पहले, क्योंकि अगर आपको LMTD वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले से टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर कौन सा लेना है ये तो आप डिसाइड करोगे LMTD वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर मैंने ले लिया कि कौन सा वाला, मुझे डबल ट्यूब लेना है, तो उस हिसाब से LMTD वैल्यू निकल के आएगी, है नहीं, उस हिसाब से तो LMTD वैल्यू निकल के आएगी कि मुझे डबल ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर लेना है और पैरेलल फ्लो उसमें फ्लो करवाना है, तो उस हिसाब से हीट एक्सचेंजर एरिया निकल के आता है, निकल के आएगा, क्योंकि LMTD वैल्यू इन्हीं पे डिपेंड करेगी, किस पे, आपका कौन से टाइप का हीट एक्सचेंजर है और कौन सा फ्लो अरेंजमेंट है, इसी पे तो LMTD वैल्यू डिपेंड करेगी। तो वहाँ से आप जब ये सब चीज़ें डिसाइड कर लेते हो स्टार्टिंग में ही कि ये टाइप का हीट एक्सचेंजर मैं लूँगा, इस फ्लो अरेंजमेंट में लूँगा, तो वहाँ से फिर जो हीट एक्सचेंज बाद में जब आप कैलकुलेट करते हो, क्या करते हो, सरफेस एरिया, तो उस हिसाब से आप सरफेस एरिया उसका सरफेस एरिया उसका बनाते हो डिज़ाइन में, है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पर क्या है, LMTD वाला मेथड तो है नहीं, LMTD वाला मेथड नहीं है। अब यहाँ पर आपको सरफेस एरिया स्टार्टिंग में दिया है, सरफेस एरिया स्टार्टिंग में ही दिया है नहीं। तो अब मैं कह रहा हूँ इफेक्टिवनेस NTU मेथड, इफेक्टिवनेस NTU मेथड से हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो मतलब कि आपको एग्जिट टेम्परेचर आपको निकालना है और हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको निकालना है। स्टार्टिंग में ही आपको सरफेस एरिया दे रखा है, भाई इतना सरफेस एरिया है, इतना सरफेस एरिया है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्लूइड है, इनलेट टेम्परेचर हमको पता है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मास फ्लो रेट इतना इतना है, ठीक है, मास फ्लो रेट इतना इतना है। तो आप भाई इफेक्टिवनेस, तो आपको एग्जिट टेम्परेचर और रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आ गया इफेक्टिवनेस, सबसे पहले टर्म क्या है, इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट हम देखते हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर होता क्या है। इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो अगर मैं इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो एक्चुअल में है, एक्चुअल में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा है हीट एक्सचेंजर से, ठीक है, और डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफ़र, मैक्सिमम कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो सकता है, उस इफेक्टिवनेस, वो हो गई क्या, उसकी इफेक्टिवनेस हीट एक्सचेंजर की, हीट एक्सचेंजर की मैक्स, भाई एक्चुअल में वो हीट एक्सचेंजर कितना, हीट एक्सचेंजर का क्या काम है, हीट एक्सचेंज करना हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड के बीच में। तो एक्चुअल में वो कितना कर रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट एक्सचेंज कितना हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल हीट एक्सचेंज कितना हो सकता है, चाहे वो पैरेलल फ्लो हो या काउंटर फ्लो हो, है नहीं, पैरेलल फ्लो हो या काउंटर फ्लो हो। तो एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आपको कैसे क्या होता है, सबको पता है कि ये होता है m.h CpH THI माइनस THE, या तो ये होगा, और बेस्ड ऑन कोल्ड फ्लूइड ये होगा, सब इक्वल ही तो होंगे, सब इक्वल है ना, ये इसके इक्वल, ये हो गया एक्चुअल में, ये क्या है एक्चुअल में, या तो ये या ये। अब मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कब होगा, देखो कब होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, टेम्परेचर डिफरेंस और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे, m.h Cp, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर मैं m.c, ये क्या, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी रेट। हीट कैपेसिटी रेट, कैपेसिटी हीट कैपेसिटी रेट m.c,
तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर किस किस पे डिपेंड है? कैपेसिटी रेट, रेट ऑफ हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी रेट और टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर ये जितना टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होगा। ओके, तो अगर मैं पैरेलल फ्लो की बात करूं तो कब होगा भाई, कब होगा बताओ? THI, TCI, THE, TCE। तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस कब मिलेगा? ये इनलेट टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड और इनलेट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड, यही तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट टेम्परेचर डिफरेंस दे रहा है। चाहे बात कर लो पैरेलल फ्लो की, चाहे बात कर लो काउंटर फ्लो की, दोनों केस में। काउंटर फ्लो में भी देखो, अगर मैं ये है काउंटर फ्लो में ऐसी तो है, ये THI हो गया, ये TCI हो गया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस THI माइनस TCI। तो THI माइनस TCI, ये तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब आपको क्योंकि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालना है, तो कैपेसिटी रेट ये भी आएगा। तो ये कैपेसिटी रेट जितना मिनिमम होगा, है नहीं भाई, या तो इसको मैक्सिमम कर लो या इसको मैक्सिमम कर लो, दोनों में दोनों तो मैक्सिमम नहीं हो सकते ना। ये भी मैक्सिमम हो जाए, ये भी मैक्सिमम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे कि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे हो जाएगा कि ये भी मैक्सिमम ये भी मैक्सिमम? नहीं हो सकता कि तो ये मैक्सिमम आप कर लें और इसको आप मिनिमम रखो, तो ये क्या होगा? m.c मिनिमम। ठीक है, तो जो ये हीट कैपेसिटी रेट है ये मिनिमम लिया जाएगा और ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है ये मैक्सिमम लिया जाएगा, THI माइनस TCI। समझ गए? तो ये क्या हो गया? हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम। अब मिनिमम कुछ भी हो सकता है, हॉट फ्लूइड वाला भी मिनिमम हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, हॉट फ्लूइड वाला भी मिनिमम हो सकता है, कोल्ड फ्लूइड वाला भी मिनिमम हो सकता है। तो देख लो कि इन दोनों में से कौन सा मिनिमम आ रहा है। जो ऐसा भी मिनिमम आ रहा है वो यहाँ रख दो कि इन दोनों क्योंकि दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते, हो सकते हैं, एक कंडीशन है, केस है, पर जनरली दोनों इक्वल नहीं होते। तो इन दोनों में से जो मिनिमम आ रहा है यहाँ, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? इफेक्टिवनेस। ये साइन होता है इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर। तो यहाँ से क्या आ गया? इफेक्टिवनेस आ गई। तो बात कर ली हमने इफेक्टिवनेस की। तो अब देखो, अब इफेक्टिवनेस आ गई, तो अगर मैं, तो हम क्या करते हैं, जब अगर मान लो कि हॉट फ्लूइड वाला हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम आ गया, तो मैं यहाँ रखूँगा m.h CPH। ओके, तो m.h CPH ये तो हो गया मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो ऊपर कौन सा वाला रखूँगा? तो ऊपर आप ये वाला रख लो, m.h CPH ये वाला। तो m.h CPH से m.h CPH कैंसिल हो गया। जब मिनिमम हॉट फ्लूइड वाला हीट कैपेसिटी रेट आया है तब आप एक्चुअल हीट ट्रांसफर में कौन सा रख लो? ये वाला। अब जब मिनिमम कोल्ड फ्लूइड वाला हीट कैपेसिटी रेट आया है तो नीचे m.c CPC। तो ऊपर वाला कौन सा रखोगे? तो ऊपर ये रख लो, ये वाला एक्चुअल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्या होगा? उससे ये कैंसिल हो जाएगा, है नहीं? तो इफेक्टिवनेस समझ गए ना? तो इफेक्टिवनेस इतनी। अब ये इफेक्टिवनेस आपने यहाँ से निकाल ली कि ऐसे इफेक्टिवनेस ऐसे निकालते हैं। मैंने बताया है आपको कि इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन क्या होती है। अब मैंने जब कह रहा हूँ कि NTU ये भी बताता हूँ। NTU क्या होता है? NTU क्या होता है? NTU होता है नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स NTU, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? UA डिवाइड बाई C मिनिमम।
डायमेंशनलेस नंबर होता है, जैसे इफेक्टिवनेस भी डायमेंशनलेस नंबर होता है, वैसे ही एनटीयू भी डायमेंशनलेस नंबर है, कोई डायमेंशन नहीं है, समझे। तो यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, ये क्या है, यह है हीट कैपेसिटी रेट, मतलब कि वही सी मिनिमम मतलब एम डॉट एच सी पी एच, मतलब सी की वैल्यू हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं, कैपिटल सी, एम डॉट एच सी पी एच या एम डॉट सी पी सी, बात एक ही है नहीं। तो सी क्या है, सी मान लो ये दो, सी का मतलब क्या हुआ, ये एम डॉट सी, ये क्या है, स्मॉल सी, और ये क्या है, कैपिटल सी। तो क्या ये क्या हो गया, सी मिनिमम, सी का मतलब एम डॉट, ठीक है। ना सी मिनिमम एम डॉट सी पी स्मॉल, नहीं सी मिनिमम नहीं है, सॉरी, एम डॉट सी पी स्मॉल। एनटीयू क्या हो गया, एनटीयू क्या हो गया, एम डॉट सी पी स्मॉल, यू ए डिवाइड बाई एम डॉट सी पी स्मॉल। तो यहाँ से एम डॉट सी पी स्मॉल मतलब मैंने क्या बताया, हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम, एम डॉट सी पी मिनिमम, ठीक है। तो जो मैंने ये सी बताया था, कैपिटल सी, ये होता है कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। हीट कैपेसिटी रेशियो क्या होता है, हीट कैपेसिटी रेट रेशियो, कैपेसिटी रेट, जो मैंने हीट कैपेसिटी रेट लिखा था ना, उसका रेशियो। तो जो ये रेशियो होता है, ये होता है एम डॉट सी पी स्मॉल डिवाइड बाई एम डॉट सी पी बिग, स्मॉल डिवाइड बाई, कि जो स्मॉल वाला है, ओके, और जो अब जैसे एम डॉट एच सी पी एच आप निकालोगे या तो हैं, और एम डॉट सी पी सी आप निकालोगे, मतलब हीट कैपेसिटी रेट कोल्ड फ्लूइड के लिए, हीट कैपेसिटी रेट हॉट फ्लूइड के लिए। तो इनमें जो मिनिमम होगा वो यहाँ आएगा, जो मैक्सिमम होगा वो यहाँ आएगा। तो ये क्या हो गया, कैपेसिटी रेट रेशियो, हीट कैपेसिटी रेट रेशियो, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से। तो एनटीयू क्या हो गया, यू ए, यू क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर, और एम डॉट सी पी स्मॉल, एम डॉट सी पी मिनिमम। तो फॉर, अब आपको पता है कि फॉर गिवन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, अगर आपको कैपिटल यू और हीट कैपेसिटी रेट गिवन है, तो एनटीयू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर। इसका जो मेजर का मतलब, अगर एनटीयू की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर ज़्यादा है। अगर एनटीयू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो होती है, तो इसका जितनी ज़्यादा एनटीयू की वैल्यू आएगी, मतलब अगर 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, जितनी ज़्यादा आएगी, उसका मतलब कि उस हीट एक्सचेंजर का जो सरफेस एरिया है वो उतना ज़्यादा होता जा रहा है। जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना हीट एक्सचेंजर का सरफेस एरिया ज़्यादा होता जाएगा। तो एनटीयू क्या डिफाइन करता है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है फॉर ए गिवन हीट कैपेसिटी रेट। अगर आपको मास फ्लो रेट, स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट फ्लूइड और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन है, मतलब नोन है कि ये है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एनटीयू होगा। एनटीयू जितना ज़्यादा होगा उतना बड़ा सरफेस एरिया व हीट एक्सचेंजर होगा। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ ट्रांसफ़र यूनिट्स। तो इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड, तो ठीक है। अब ये इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड का मतलब क्या हुआ, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड का देखो, एनटीयू से क्या, अब जैसे हमने एनटीयू निकाल लिया, हमने क्या करा,
NTU की वैल्यू निकाल ली। ओके, अब जैसे कि मैंने ये जो बताया ना तो आपको कैपेसिटी रेट रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कैपेसिटी रेट रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। तो इफेक्टिवनेस मैंने आपको बता दिया हीट एक्सचेंजर क्या होता है, NTU मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कैपेसिटी रेट रेशियो आपको पता चल गया, कैपेसिटी रेट रेशियो हीट कैपेसिटी रेट रेशियो इक्वल टू क्या होता है m.Cp मिनिमम डिवाइड बाय m.Cp मैक्सिमम, जिसका भी मिनिमम आएगा वो ऊपर आएगा, m.Cp मैक्सिमम नीचे होगा। अब इसका डिजाइन करते हैं कि डिजाइन इफेक्टिवनेस NTU मेथड से कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि आपको 2 इनलेट टेम्परेचर पता होंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्लूइड पता होगा, एरिया ऑफ द हीट एक्सचेंजर पता होगा, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट, ये सब पता होंगे। आपको नहीं पता होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र और एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कैपेसिटी रेट निकालोगे, कैपेसिटी रेट रेशियो निकालोगे। कैपेसिटी रेट रेशियो क्या है ये, C, कैपिटल C। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, कैपेसिटी रेट रेशियो निकाला, कैपिटल C। उसके बाद आप क्या करोगे, NTU निकालोगे। NTU क्या होगा, UA डिवाइड बाई m.Cp स्मॉल। ये आपको निकाल लोगे, क्योंकि ये आपको पता होगा, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, सब पता है ना, तो C निकल जाएगा, NTU निकल जाएगा। तो फिर इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो और फॉर डबल ट्यूब, इसका पूरा डेरिवेशन है। ठीक है, कि कैसे निकलता है इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल फ्लो डबल ट्यूब पाइप। डायरेक्ट दिख रहा हूँ, क्या होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस सी NTU डिवाइड बाई 1 प्लस सी। C क्या है, कैपेसिटी रेट रेशियो, NTU ये रहा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये किसके लिए है, पैरेलल फ्लो और डबल ट्यूब पाइप के लिए है, ये वाला डेरिवेशन केवल ध्यान रखना। ठीक है, अब काउंटर फ्लो के लिए इफेक्टिवनेस कैसे होगी, काउंटर फ्लो और डबल पाइप, उसके लिए कैसे निकालोगे, डबल ट्यूब हीट एक्सचेंजर है काउंटर फ्लो के केस में, तो उस केस में क्या है इफेक्टिवनेस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस सी NTU डिवाइड बाई 1 माइनस सी ई की पावर 1 माइनस सी NTU। तो ये नीचे वाला हो गया काउंटर फ्लो के केस में, ऊपर वाला क्या है पैरेलल फ्लो के केस में, और वो भी डबल ट्यूब के लिए। भाई सारे जितने भी टाइप के हीट एक्सचेंजर हैं डबल ट्यूब हो गया, और अब जैसे ये तो डबल ट्यूब के लिए है, वो भी ये पैरेलल के लिए काउंटर के लिए। ऐसे ही सेल एंड ट्यूब टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए उसकी लिए इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला अलग है, उसके लिए फॉर्मूला अलग है इफेक्टिवनेस का। क्योंकि जैसे आपने यहाँ से इफेक्टिवनेस निकाल दिया, ये तो पैरेलल फ्लो काउंटर फ्लो के लिए, यहाँ से आपने इफेक्टिवनेस निकाल दी। अब जो मैंने आपको जो इफेक्टिवनेस ऑफ हीट एक्सचेंजर की मैंने जो आपको उसका डेफिनेशन थी, उसके थ्रू जो मैंने इफेक्टिवनेस निकाली थी क्या थी ये, या तो ये होगा THI माइनस THE डिवाइड बाई THI माइनस TCI, या तो ये होगा या ये होगा TCE माइनस TCI डिवाइड बाई THI माइनस TCI, या तो ये वाला इससे निकाल देंगे इफेक्टिवनेस या इससे निकालेंगे। दो चीज़ें बताई थी ना मैंने कि m.Cp डिपेंड करेगा किस पे, कि कैपेसिटी रेट की वैल्यू जो हीट कैपेसिटी रेट है m.C वो किसका मिनिमम आया है। अगर हॉट फ्लूइड का मिनिमम आया है तो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर m.Cp हॉट फ्लूइड का होगा और यहाँ भी m.Cp हॉट फ्लूइड का होगा, दोनों कैंसिल हो गए। अगर m.C कोल्ड फ्लूइड का मिनिमम आया है
तो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर एम डॉट सी कोल्ड फ्लूइड का होगा और यहाँ पर भी एम डॉट सी कोल्ड फ्लूइड, दोनों कैंसिल। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इफेक्टिवनेस की वैल्यू निकाली, यहाँ रखी, ठीक है, यहाँ रखी। अब जब यहाँ पर रखोगे आपको कौन कौन से टेम्परेचर पता है, इनिशियल टेम्परेचर पता है दोनों के, THI पता है, TCI पता है, THI पता है, TCI पता है, THI पता है। इफेक्टिवनेस यहाँ से निकाल लोगे तो क्या आ जाएगी, THE की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, THE की वैल्यू आ गई। तो एक वैल्यू आ गई आपके पास, एग्जिट टेम्परेचर किसकी आ गई, THE आ गया। अब जब THE आपका आ गया, एक वैल्यू पता चल गई, तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होता है, m.h CpH THI माइनस THE, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ एंथैल्पी ऑफ द हॉट फ्लूइड। THI आपको पता था, THE आपने यहाँ से निकाला, m.h CpH आपको पता है, तो यहाँ से क्या निकाल लोगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। फिर इस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से आप क्या करोगे, m.c CpC TCE माइनस TCI। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड फ्लूइड का पता है, तो एग्जिट टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर निकल आए, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकल आया, बात खत्म, सब तो निकल आया। तो ये जो इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला है, केवल ये पैरेलल फ्लो के लिए, वो भी केवल डबल ट्यूब के लिए है। सैलेंट ट्यूब, क्रॉस फ्लो, सब के लिए अलग अलग। जैसा कि LMTD वैल्यू, जो लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस वैल्यू, हर टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए अलग अलग है, वैसे ही इसके लिए भी इफेक्टिवनेस, भाई इफेक्टिवनेस हर टाइप के हीट एक्सचेंजर के लिए अलग अलग होगा। इफेक्टिवनेस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, देखो किस इफेक्टिवनेस किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। इफेक्टिवनेस इज ए फंक्शन ऑफ किस पे, किसका फंक्शन है, NTU का और किसका, कैपेसिटी रेट रेशियो का, ठीक है, NTU का और कैपेसिटी रेट रेशियो का। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर और डिफरेंट फ्लो अरेंजमेंट के लिए इफेक्टिवनेस अलग अलग होगा, तो उसके लिए भी डेरिवेशन अलग अलग है, या उसके लिए ग्राफ है। इफेक्टिवनेस NTU का ग्राफ है, जैसे कि ये मैंने बता दिया, मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है, ग्राफ है। जैसे अगर आप किस उसके इफेक्टिवनेस और NTU का, वो मुझे पता ये आता नहीं है, तो इफेक्टिवनेस और NTU का ग्राफ है। तो आप क्या करोगे, NTU निकालोगे, किसी भी टाइप का हीट एक्सचेंजर हो, जैसे कि सेल एंड ट्यूब टाइप का हीट एक्सचेंजर है, तो उस केस में आपको सेल एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर में आपको U दिया होगा, सरफेस एरिया आपको दिया होगा, और C m.Cp स्मॉल आप निकाल लोगे, सब दिया होगा। तो आप क्या करोगे, NTU आपको पता चल गया, और सेल एंड ट्यूब वाला टाइप का हीट एक्सचेंजर का ग्राफ होगा, और वहाँ से आप इफेक्टिवनेस ड्रॉ करके निकाल लोगे, और वैल्यू पुट करके बाकी चीज़ें निकाल लोगे। या तो ग्राफ से करो, या उसका जो एक फॉर्मूला है जो सबके लिए अलग अलग निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके एक पैरेलल फ्लो के, काउंटर फ्लो के, और वो भी डबल ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो भाई ये चीज़ हो गई। अब मैंने जैसे कहा कि ऐसे करके निकालते हैं इफेक्टिवनेस NTU मेथड में। अब इन सब के कुछ कुछ केस हैं, जैसे कि अब जैसे किस पर, मैंने क्या कहा, इफेक्टिवनेस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, NTU पे और कैपेसिटी रेट रेशियो पे। अगर कैपेसिटी रेट, अब जैसे कि अगर मैं पैरेलल फ्लो का वो लिख रहा हूँ 1 माइनस e की पावर 1 प्लस C NTU डिवाइड बाई 1 प्लस C, ओके। अगर मैं C की वैल्यू, C क्या है, m.Cp स्मॉल m.Cp बिग। जनरली दोनों डिफरेंट होते हैं, हॉट मतलब जनरली कोल्ड फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटी रेट है, हॉट फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटी रेट है, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। पर कौन से केस में दोनों सेम होते हैं, अगर m.Cp ये और m.Cpc की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तब क्या होगा, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
1 हो जाएगी। तो 1 जब यहाँ रखोगे तो इफेक्टिवनेस क्या आएगा, फिर 1 यहाँ रखो, 1 माइनस ई की पावर क्या हो गया 2 NTU, सी की वैल्यू 1 रखी और डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये किस केस में हो गया, पैरेलल फ्लो के केस में। किस केस में, पैरेलल फ्लो के केस में। अब काउंटर फ्लो के केस में, काउंटर फ्लो के केस में हीट इफेक्टिवनेस क्या थी, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 माइनस सी NTU डिवाइड बाई 1 माइनस सी ई की पावर 1 माइनस सी NTU। अब सी की वैल्यू 1 रखो तो 1 माइनस 1 0। अब ये 0 हो गया तो ये ई की पावर 0, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1, तो ई की पावर 0 क्या होता है 1। यहाँ नीचे भी क्या आएगा 1, तो ये क्या हो गया 0/0। अब 0/0 हो गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसकी वैल्यू क्या आएगी इफेक्टिवनेस की, क्या आएगी NTU डिवाइड बाई 1 प्लस NTU। ये किस केस में है, काउंटर फ्लो के केस में। वो भी कब, जब कैपेसिटी रेट की वैल्यू 1, कैपेसिटी रेट रेशियो की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, समझ गए, कैपेसिटी रेट रेशियो की वैल्यू 1 होती है। कभी कभी m.Cp दोनों बराबर होते हैं, जनरली दोनों बराबर नहीं होते, पर कब होते हैं कभी कभी। अगर आपका कैपेसिटी हीट कैपेसिटी रेट दोनों फ्लूइड के अगर दोनों इक्वल निकल आए तो आप वहाँ से इफेक्टिवनेस फिर ऐसे निकालना होता है। ठीक है, अब वो भी डबल पाइप के केस में कह रहा हूँ। अब क्या होता है कि कभी जो ये कैपेसिटी रेट रेशियो की वैल्यू 0 भी होती है। भाई 0 किस केस में होती है, किस केस में होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि m.Cp बिग, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0 का मतलब ये हुआ, ये 0 कब आता है, किस केस में हो सकता है कि एक उस केस में हो सकता है कि जब हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट हो। मतलब जो बिग वाला है ना, इसकी हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट, हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट, हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट का मतलब कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट। अगर मैं ये वाला लूँ, हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट मैंने अगर यहाँ लिख लिया, इसका मतलब 0। ये क्या, इसका मतलब देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब THI और THE की वैल्यू दोनों इक्वल, मतलब इनिशियल टेम्परेचर भी हॉट फ्लूइड का सेम है और फाइनल टेम्परेचर भी हॉट फ्लूइड का सेम है। तो ये कौन से वाला कंडीशन होता है, कौन सी वाली कंडीशन होती है, जब स्टीम हमारी कंडेंस हो रही होती है, स्टीम हमारी कंडेंसिंग वाली स्टेट। कंडेंसिंग वाली स्टेट आप जान रहे होगे ना, क्या होता है, अगर मैं TS डायग्राम ड्रॉ करूं, TS डायग्राम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये कौन सी लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन। तो ये क्या है, स्टीम, यहाँ पर क्या है स्टीम, यहाँ पर क्या है लिक्विड, यहाँ पर क्या है दोनों का मिक्सचर, स्टीम और लिक्विड का। तो यहाँ पर क्या, इसको मान लिया इनिशियल टेम्परेचर THI, स्टीम की हीट एक्सचेंज हो रही है और फाइनल यहाँ पहुँच गया THE पर, कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, तो टेम्परेचर सेम है, स्टीम कंडेंस हो रही है, तो जो इसने जो हीट है वो किसको ट्रांसफ़र करी, उसने ट्रांसफ़र करी किसको, कोल्ड फ्लूइड को। ये रहा कोल्ड फ्लूइड, देखो इनिशियल टेम्परेचर TCI और ये हो गया TCE, कोल्ड फ्लूइड को उसने ट्रांसफ़र करी, कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफ़र करी, TCI से TCE हो गया, पर ये टेम्परेचर इतना ही रहा, क्योंकि ये कौन से एरिया में है, सैचुरेटेड एरिया में, जहाँ पर टेम्परेचर सेम होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर भी सेम, फाइनल टेम्परेचर भी सेम। इसका मतलब क्या है, हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट है। इसका मतलब क्या है कि जो उस हॉट फ्लूइड जो है ना, उसका हीट कैपेसिटी रेट कितना है, इनफाइनाइट। हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट का मतलब कि इतनी फास्ट तरीके से टेम्परेचर
हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट कि टेम्परेचर चेंज हो गया, उसका हीट कैपेसिटी रेट इनफाइनाइट हुआ। समझे? हीट अगर मैं कहूँ कि हीट कैपेसिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर जो फ्लूइड का इतना रैपिडली राइज हो रहा है, मतलब हीट कैपेसिटी रेट अगर मिनिमम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर अगर जैसे मिनिमम हुआ तो टेम्परेचर इतनी तेज़ी से राइज हो रहा है। अगर इनफाइनाइट है तो टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा है, जितना है मतलब उतना ही है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये स्टीम कंडेंसिंग वाली स्टेट, ठीक है। एक तो स्टीम कंडेंसिंग वाली स्टेट हो गई, और कौन से वाला है, बॉयलर। बॉयलर में भी तो ऐसे होता है, इसमें तो स्टीम कंडेंस हो रही है। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में भी सेम टेम्परेचर पे फ्लूइड से लिक्विड से स्टीम बनता है, सेम टेम्परेचर पर बनता है। तो उस केस में भी C0 होगा। तो अब हमारा उससे कोई मतलब नहीं, C0 हो गया। अब जब C0 हो गया तो आप क्या करोगे, ये पैरेलल फ्लो के केस में है, ठीक है, पैरेलल के। तो आपने क्या करा, C0 रख दिया, 1 माइनस C0 रखा, e की पावर माइनस NTU, C0 1। अब काउंटर फ्लो के केस में क्या है, काउंटर फ्लो के केस में हीट इफेक्टिवनेस क्या थी, 1 माइनस C e की पावर 1 माइनस C NTU डिवाइड बाई 1, ये C नहीं, यहाँ पर नहीं था, यहाँ C था, तो C0 रखो, C0 यहाँ पर C0, तो 1 माइनस e की पावर माइनस NTU, तो यहाँ C0 यहाँ C0, तो ये क्या है, काउंटर फ्लो के केस में। तो जितना पैरेलल फ्लो के केस में इफेक्टिवनेस थी उतना काउंटर फ्लो के केस में कब जब हीट कैपेसिटी रेट रेशियो 0 हो। अब वो कौन सी वाली कंडीशन होती है, या तो स्टीम कंडेंसिंग वाली, जब स्टीम कंडेंस हो रही हो, जब बॉइलिंग हो रहा हो, जब फ्लूइड हमारा बॉयल हो रहा हो। समझ गए? तो सारे केस बता दिए कि कैसे निकालते हैं, है नहीं। और इफेक्टिवनेस NTU मेथड से हम कैसे सिंपल, क्योंकि ये तो डबल ट्यूब वाला टाइप था, ओके। और भी चीज़ें हैं कि दूसरे टाइप का हीट एक्सचेंजर है, तो उसमें इफेक्टिवनेस NTU, मैंने इफेक्टिवनेस निकालना बता दिया, NTU की मदद से निकाल सकते हैं। सैलन ट्यूब हो या क्रॉस फ्लो हो, सैलन ट्यूब में भी 1 सेल 2 ट्यूब या 2 सेल 2 ट्यूब पास वाला जो सिस्टम है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब भाई 2-3 चीज़ें, ये वाला टॉपिक यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ कि अब जैसे एक फाउलिंग फैक्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। फाउलिंग फैक्टर क्या होता है कि फाउलिंग फैक्टर होता है, अब जब भी आपका हीट एक्सचेंजर काफ़ी टाइम से आप चला रहे हो, काफ़ी टाइम हो गया हीट एक्सचेंजर का यूज़, तो भाई बहुत टाइम तक रहता है उसको। तो क्या होता है कि आपको पता है कि उसमें अब क्योंकि इतने सारी रिएक्शंस होती हैं, अब कोई भी अगर डबल ट्यूब का पाइप है, उस डबल ट्यूब में पाइप में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो लिक्विड में आपके डिफरेंट टाइप के कॉन्टामिनेशन होते हैं। लिक्विड क्या करता है, आपका पाइप के साथ भी रिएक्शन हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होती है पाइप के साथ, और लिक्विड हार्ड लिक्विड होता है, तो उसमें उसकी वजह से पाइप की सरफेस पे स्केल डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। स्केल, क्योंकि अगर आप कुछ जो आपका वाटर है वो आपका ट्रीटेड नहीं है नहीं, ट्रीटेड, आपको पता है कि आपने देखा होगा पाइप में जंग लग जाता, अगर देखो होगा ना पाइप, अगर आपका घर में जो नल का पाइप है उसमें अगर काफ़ी टाइम तक उसकी अगर आप सफाई ना करो, है नहीं, तो उसमें जो वाटर का फ्लो है बहुत धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अब जब नया पाइप लगाओगे तो उसका स्पेस ज़्यादा होता है, नए पाइप का स्पेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा वाटर फ्लो करने का, ज़्यादा वाटर निकलेगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, तो जो पानी की वजह से जो पानी में स्केलिंग हो, उसमें जो कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाती है, उसके साथ कोरोजन हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होती है, पानी आपका कुछ कहीं कहीं जगह खारा होता है,
तो उसकी वजह से जो स्केलिंग उस पर परत जमती जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है परत आपकी इनर पाइप की सरफेस पे या आउटर सरफेस पे जहाँ भी फ्लो कर रहा है वहाँ पर परत जमती जाती है। आपने देखा होगा जहाँ पे अगर आप जहाँ पर वाटर का सोर्स होगा, जहाँ पर आपकी पानी की टंकी होगी, वहाँ पर आपके सरफेस पे भी परत जम जाती है, उसको आप बार बार उसको आपको निकालना पड़ता है। ऐसे ही इस केस में परत जमेगी तो उस परत की वजह से जो एक्स्ट्रा फिल्म उस पाइप पे जनरेट हुई है, जो एक्स्ट्रा फिल्म पाइप की जो जो वाटर है उसकी वजह से, जो रिएक्शन की वजह से, केमिकल रिएक्शन ले लो, कोरोजन की वजह से, या आपका स्केलिंग की वजह से, हार्ड वाटर की वजह से, और भी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें, उसकी वजह से क्या होगा, एक परत जम जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो हॉट फ्लूइड है उसको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आपको कन्वेक्शन रेजिस्टेंस तो मिल ही रहा था, कंडक्शन रेजिस्टेंस भी मिल रहा था। कंडक्शन रेजिस्टेंस ड्यू टू जो पाइप का ट्यूब है उसकी जो थिकनेस है उसकी वजह से उसकी बनी, और इनर साइड भी आपको कन्वेक्शन रेजिस्टेंस मिल रहा, 2 कन्वेक्शन रेजिस्टेंस मिल रहे थे, 1 कंडक्शन रेजिस्टेंस मिल रहा था। अब आपको एक्स्ट्रा पाइप के आउटर साइड में और इनर साइड में भी, दोनों साइड में आपको कौन सा वाला रेजिस्टेंस मिलेगा, जो उस परत, जो वो फिल्म जनरेट हुई है केमिकल रिएक्शन की वजह से, काफ़ी जो और भी चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस मिलेगा दोनों तरफ से। क्योंकि जहाँ पर हॉट फ्लूइड है उसकी वजह वहाँ पर भी परत जमेगी, और जहाँ पर आपका इनर कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहाँ पर भी परत जमेगी। तो दोनों साइड में आपको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये फाउलिंग, इसको हम कहते हैं फाउलिंग रेजिस्टेंस, फाउलिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको अगर हम निकालूंगा तो ये होता है 1/30, मतलब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जब आप निकालोगे, मतलब अगर मैं कहूँ कि अगर कैसे निकालोगे फाउलिंग फैक्टर के, अगर आपको कहोगे कि आप फाउलिंग फैक्टर निकालो, फाउलिंग फैक्टर की जो परत जमी है उसकी वजह से कितना रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। अब देखो ओवरऑल हीट ट्रांसफर की यूनिट क्या होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये होती है नहीं, तो इसकी क्या होगी, केल्विन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई वाट, उल्टी होती है नहीं, कैसी होती है। अब जैसे मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट फाउलिंग फैक्टर एफ, तो आप कैसे निकालोगे, तो आप पहले तो जो डर्टी, मतलब पहले तो जो सरफेस है जो कॉन्टामिनेट हो चुकी है, मतलब जिसमें परत जम चुकी है दोनों साइड में, उसका टोटल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालोगे, जैसे निकालते हैं जैसे मैंने बताया था। और क्लीन वाला मतलब कि जब बिल्कुल पाइप आपका नया नया है, जब आपने यूज में नहीं लिया है, केवल कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा, कंडक्शन रेजिस्टेंस होगा, और इनर साइड पे भी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस होगा, तब ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है। और डर्टी वाले में 2 रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 2 कन्वेक्शन रेजिस्टेंस तो आएंगे ही, कंडक्शन रेजिस्टेंस भी आएगा, और 2 एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस किसकी वजह से, जो फिल्म आपके सरफेस पे जनरेट हुई है। तो 1 माइनस यू डर्टी, 1 डिवाइड बाई यू डर्टी माइनस 1 बाई यू क्लीन को माइनस करोगे तो फाउलिंग फैक्टर आपका निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, फाउलिंग फैक्टर। ठीक है, तो आप अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि फाउलिंग फैक्टर कैसे निकालें, तो आपको दोनों चीज़ें, डर्टी वाला भी अगर आपको दिया है तो वो दिया रहेगा, और क्लीन वाला भी आपको दिया रहेगा, और आप निकाल लो। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलिए फिर हीट एक्सचेंजर का तो ये यहाँ पर ख़त्म हो गया टॉपिक। और कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है, कमेंट करना। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम रेडिएशन का। ठीक है, चलिए।